मोहल्ले के बीच में सुनीता रो रही है। सभी पड़ोसी उसे घेर कर खड़े हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मैं तो बस क्या सुनीता, तूने पूरे मोहल्ले की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन रुकिए, सुनीता ने मेरी जान बचाई है। सभी चकित होकर तिवारी जी की ओर देखते हैं। क्या मतलब? यहाँ दृश्य रुकता है और ये कहानी शुरुआत में वापस चला जाता है। सुबह का समय। सुनीता अपनी रसोई में सब्जी काट रही है और खिड़की से बाहर देख रही है। वाह, आज तो प्रिया का रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं शर्मा जी के घर। श्यामा सास बाहर से सब्जी की थैली लेकर आती है। सुनीता, तुम फिर से पड़ोसियों के चक्कर में मत पड़ना। घर का काम देखो, अपना काम करो। अच्छा सास जी, इसमें बुराई क्या है? पड़ोसी ही तो है, मदद करनी चाहिए ना। माँ सही कह रही है सुनीता, तुम बहुत ज्यादा घूमती हो, लोग क्या कहेंगे? हाय राम, अब एक कटोरी सब्जी मांगने में भी पाबंदी है। सुनीता कटोरी लेकर खुशी से बाहर की ओर चल देती है। सास परेशान नजरों से उसे देखती है। शर्मा जी का घर। दिन का समय। सुनीता अपने चेहरे पर चिंता का नाटक करके दरवाजे पर खड़ी है। शर्मा जी, अरे आज तो बड़ी मुसीबत है। बिल्ली ने सारे प्याज गिरा दिए। सरा से दे दीजिए, वरना खाना कैसे बनेगा। अच्छा सुनीता, हाँ हाँ ले जाओ। आज तो बड़ी परेशानी है। लड़के वाले 2 बजे आ रहे हैं और प्रिया को बुखार आ गया है। पापा, मैं ठीक हूँ। वाह, कैसे लड़के हैं? क्या करते हैं? घर कैसा है? किस जगह रहते हैं? इंजीनियर हैं, अच्छी नौकरी है दिल्ली में। सुनीता प्याज लेकर खुशी से निकलती है, मन में रिश्ते के बारे में कई सवाल सोचते हुए। अगले दिन सुबह का समय। गुप्ता आंटी का घर। सुनीता फिर से कटोरी लेकर जाती है। गुप्ता जी, गुप्ता जी, हाय राम, चीनी खत्म हो गई। राजू बिना चाय पिए काम पर कैसे जाएगा? अच्छा सुनीता, आओ आओ, आज मूड बहुत अच्छा है। दोनों रसोई में बैठती हैं। गुप्ता आंटी चाय बनाने लगती हैं। सुनीता, आज बड़ी खुशी की बात है। रमेश को नई कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। 6 महीने से इंटरव्यू दे रहा था, आज फाइनली कॉल आई है। पहले तो लगता था कि नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान की कृपा। मम्मी अभी कंफर्म होने दो, फिर सबको बताएंगे। हाँ बेटा, अभी किसी को मत बताना सुनीता। अरे वाह आंटी, कितनी अच्छी बात है। रमेश तो बहुत मेहनती है। वैसे सुनीता, मेरे पति की तबीयत की वजह से बड़ी परेशानी है। डॉक्टर ने दिल की दवाई दी है और साफ कहा है कि रात को ही लेनी चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। लेकिन वो हमेशा भूल जाते हैं। सुनीता दिलचस्पी से सुनती है और मन में सारी बातें मिला जुला कर रखती है। तीसरे दिन शाम का समय। वर्मा जी का घर। सुनीता कटोरी लेकर पहुंचती है। वर्मा जी, वर्मा जी, हाय भगवान, आज तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अजवाइन है क्या? पेट में बहुत गैस बन रही है। अच्छा सुनीता, तुम तो रोज कुछ न कुछ लेकर आती हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ले जाओ। वैसे वर्मा जी, आपको पता है क्या, रमेश को बड़ी कंपनी में बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई है। गुप्ता आंटी तो कह रही थी कि अब घर की सारी परेशानी खत्म। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। गुप्ता जी ने तो कुछ बताया नहीं था, हम मिलना चाहिए उनसे। चौथे दिन दोपहर का समय। शर्मा जी का घर। सुनीता फिर से आती है। शर्मा जी, कैसा रहा कल का रिश्ता? लड़के वाले कैसे थे? प्रिया कैसी लगी उन्हें? पता नहीं सुनीता, कुछ खास नहीं लगा। लड़के वाले बहुत कम बोले और चुपचाप चले गए। कोई उत्साह नहीं दिखा। अच्छा, गुप्ता आंटी तो कह रही थी कि आपने बताया था कि लड़के वाले प्रिया को बहुत पसंद आए हैं। वो तो कह रही थी कि जल्दी शादी हो जाएगी। मैंने कब कहा ऐसा? मैं तो पूरे समय चिंतित था। ये गुप्ता जी ने कहाँ से सुना? 5वें दिन शाम को। पहले वर्मा जी और गुप्ता आंटी गली में मिलते हैं, फिर शर्मा जी भी आ जाते हैं। अच्छा गुप्ता जी, आपको मिलना था।
रमेश की नौकरी की हार्दिक बधाई हो। हाँ, बहुत खुशी की बात है। आपको कैसे पता चला वर्मा जी? मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। रमेश ने कहा था कि अभी वेट करें। गुप्ता जी, एक मिनट। आपने सुनीता से कहा था कि मेरी प्रिया को लड़के वाले पसंद आई है। मैंने कब कहा था ऐसा? अरे मैंने कब कहा शर्मा जी? मुझे तो रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था। रुकिए रुकिए, लगता है सुनीता ने हम सबको गलत जानकारी दी है। एक से सुनकर दूसरे को कुछ और बता रही है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। पूरे मोहल्ले में गलत बातें फैला रही है। बिल्कुल, अब बहुत हो गया, हद हो गई है। चलिए मिलकर इस बात का हल निकालना चाहिए। छठे दिन सुबह का समय, तिवारी जी का घर। सुनीता चिंता से जाती है। तिवारी जी, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना? दवाई ले रहे हैं ना समय पर? हाँ, अच्छा हूँ सुनीता बेटी, बहुत अच्छा हूँ। हाँ हाँ, डॉक्टर ने जो सफेद गोली दी है वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले लेता हूँ। अच्छा तिवारी जी, गुप्ता आंटी के पति भी बिल्कुल वैसे ही दवाई लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने साफ कहा है कि रात को ही लेनी चाहिए, नहीं तो दिल के लिए खतरा हो सकता है। तिवारी जी का चेहरा चिंता से भर जाता है। वे घबरा जाते हैं। हाय राम, मैं तो गलत समय पर ले रहा हूँ। मुझे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। 7वें दिन शाम का समय, सुनीता के घर के सामने सभी पड़ोसी गुस्से में इकट्ठा हैं। श्यामा सास की शर्मिंदगी बढ़ती जा रही है। सुनीता, तूने मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में गलत बात फैलाकर हमारी इज्जत दांव पर लगा दी है। मैंने कभी नहीं कहा था कि लड़के वाले खुश थे। और मैंने कभी नहीं कहा था कि शर्मा जी ने कुछ बताया है। तूने रमेश की नौकरी की बात भी बिना पूछे सबको बता दी। सुनीता, तूने हम सभी के बीच गलतफहमी फैलाई है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। श्यामा सास बहुत शर्मिंदगी से सिर झुकाकर आगे आती है। उसकी परेशानी साफ दिखती है। माफ करिए सब लोग, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इसे कितनी बार समझाया था। लेकिन सुनीता का मतलब बुरा नहीं था, वो तो बस मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं तो बस क्या सुनीता, तूने पूरे मोहल्ले की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तभी तिवारी जी हांफते हुए और थोड़ा कमजोर लगते हुए तेजी से आते हैं। लेकिन रुकिए सब लोग, सुनीता ने मेरी जान बचाई है। सभी चुप हो जाते हैं और चकित होकर तिवारी जी की ओर देखते हैं। क्या मतलब तिवारी जी? सुनीता ने मुझसे कहा था कि गुप्ता जी के पति वैसी ही दवाई रात को लेते हैं। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत गलत समय पर दवाई ले रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। सभी के चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है और चिंता तथा समझ दिखने लगती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। माहौल धीरे धीरे बदल जाता है। हाय भगवान, सुनीता, तेरी बात से तिवारी जी की जान बच गई। हमने कितनी जल्दबाजी में गुस्सा किया। हाँ, हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सुनीता का इरादा बुरा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सभी लोग। मैं अब किसी के घर की बात दूसरे के घर में गलत तरीके से नहीं कहूंगी। मैं कभी कभी भ्रम में पड़ जाती हूँ। सुनीता का दिल बिल्कुल साफ है। वो कभी जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करती, बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। चलिए, हम सब भी जल्दीबाजी में गुस्सा हो गए। पड़ोसियों में आना जाना तो होता ही रहता है। श्यामा सास अपनी बहू का हाथ प्यार से पकड़ती है। सुनीता, तू अच्छी है बेटी, लेकिन अब ध्यान रखना, बातें सुनना और गलत तरीके से बताना बिल्कुल अलग बात है। अब से अगर कोई सब्जी मांगने आए तो साथ में सही और अच्छी जानकारी भी देना। सभी धीरे धीरे हंसने लगते हैं। माहौल खुशगवार हो जाता है। सुनीता आंटी, अब आप रोज आइएगा, लेकिन सिर्फ अच्छी और सच्ची खबरें लेकर। हाँ, और अब मैं भी रमेश की नौकरी की पक्की खुशी में सबको मिठाई बांटूंगी। हाँ मम्मी, अब सबको बता दो, पड़ोसी ही तो हैं।
वाह, अब मैं एक कटोरी मिठाई लेकर आऊंगी, सब्जी नहीं। सभी मिलकर खुशी से हंसते हैं और सुनीता को प्यार से गले लगाते हैं। मोहल्ले में फिर से खुशी, समझदारी और एकता का माहौल हो जाता है। रीमा रसोई में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद जब वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती है, तभी रसोई में उसकी हमशक्ल बहन सीमा आती है और खाना लेकर अपनी माँ भारती के पास जाती है। सीमा अपनी माँ को खाना देती है और भारती खाना खा रही होती है और सीमा सर खुजा रही होती है। ये देखकर भारती सीमा से कहती है, क्या हुआ सीमा बेटा, तू फिर से सर खुजा रही है? तूने फिर से कुछ झूठ बोला है क्या? नहीं तो माँ, वो तो ऐसे ही सर में खुजली हो रही है, इसलिए सर खुजा रही हूँ। जरूरी थोड़ी है जब कोई झूठ बोलती हूँ मैं तभी सर खुजा सकती हूँ। हाँ ये बात भी है। चल कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूंगी, तू जाकर पढ़ाई कर ले। खाना कैसा बना है माँ? खाना तो काफी अच्छा बना है, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? आपको खाना पसंद आया ना? मैंने खास आपके लिए खाना बनाया था। माँ, मेरे सारे दोस्त ना घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना। देखो, मैं आपके बोलने पर रसोई में जाकर काम भी करने लग गई। मुझे लगा ही था कि तू जरूर किसी काम से ही आई है, वरना तुझे कहाँ ही रसोई का रास्ता पता था। तुझे काम पड़ा तो रास्ता भी याद हो गया ना? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे सब आता है। लेकिन जब मुझसे 2 मिनट बड़ी बहन मेरी रीमा वो सारा काम कर देती है तो मैं क्या ही काम करूँ, बस इसलिए नहीं करती हूँ। सीमा और भारती बातें कर ही रही थी कि इतने में वहाँ पर रीमा भी आती है और भारती के हाथ में खाने की प्लेट देखकर रीमा कहती है, माँ, रसोई में अभी तो मैं खाना बना कर आई थी, आपको देने आने ही वाली थी कि तब तक आपने खुद ही ले लिया। ये खाना तूने बनाया है? और नहीं तो क्या, मेरे अलावा और कौन बना सकता है? रीमा, रहने दे तू, मुझसे बस ये 2 मिनट बड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुझे झूठ बोलने का भी हक मिल गया है। तू झूठ क्यों बोल रही है? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रसोई में मैं ही थी और खाना भी मैंने ही बनाया था। आज तक तो सीमा ने कुछ बनाया नहीं है, तो अब क्या ही बना लेगी ये? कुछ आता भी है इसे? रीमा और सीमा में अलग ही बहस हो रही थी कि इतने में वहाँ पर दोनों का भाई मोहन आता है और ये सब बहस देखकर कहता है, अरे बस भी करो, बिना बात के लड़ते रहते हो यार। और रीमा दीदी, जब मैं ना रसोई में गया था ना, तब वहाँ सीमा दीदी ना माँ के लिए खाना निकाल रही थी। देख लिया, मैं बोल रही थी ना, मैंने ही खाना बनाया है। रसोई में जब मैं ही थी तो रीमा कैसे बना सकती है खाना? तू तो चुप ही रह। हम दोनों हमशक्ल बहनों को कभी कोई पहचान नहीं पाता है और बोल रहा है कि रसोई में सीमा थी, रहने ही दे तू। अरे अब बस कर दो सारे, रसोई नहीं हुई जी का जंजाल हो गया। जब से लड़े ही जा रहे हो सब, बस करो सब। चैन से खाना भी नहीं खा सकती क्या अब मैं? भारती सबको डांटती है, इसीलिए सभी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई पहली बार की नहीं थी, अब तक ऐसी लड़ाई कई बार हो चुकी थी और रसोई को लेकर तो दोनों हमशक्ल बहनें अक्सर लड़ाई करती। इसी तरह से कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सीमा रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी कि तभी वहाँ पर रीमा आती है और सीमा को चाय बनाते देखकर रीमा कहती है, अरे अच्छा ही है तू चाय बना रही है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, इसलिए मैं ही रसोई में आई। अभी तू ही बना रही है तो मेरे लिए भी बना दियो। मैं क्यों बनाऊं? ये रसोई तो तेरी भी है ना, तो तू खुद ही बना लेना सबके लिए, और मुझे क्यों बोल रही है? हाँ तो मैंने कब बोला कि ये रसोई सिर्फ मेरी ही है? मैं तो इतना बोल रही हूँ कि तू चाय बना रही है तो मेरे लिए भी बना दे, इतना भी क्या हो जाएगा, 1 कप चाय की ही तो बात है। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि सारा खाना तूने ही बनाया है, रसोई जैसे तेरी ही है ना, तो अब तो चाय भी तू खुद ही बना ले। इतनी सी बात के लिए मुझे क्यों बोल रही है? जब उस दिन मैंने ही बनाया था तो अपना ही नाम लूंगी ना, अब झूठ थोड़ी बोल दूं। एक दिन झूठ बोल देती तो क्या हो जाता है ऐसा? माँ मान ही रही थी मुझे घूमने भेजने के लिए, तब तक तू आ गई और बना बनाया प्लान खराब कर दिया। दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है और बहस करते हुए दोनों एक दूसरे से काफी लड़ाई करने लगते हैं। एक दूसरे के बाल पकड़कर उनकी लड़ाई शुरू होती है और रसोई के बर्तन यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं। ये सारी आवाज सुनकर वहाँ भारती आती है और रसोई का बुरा हाल देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों की रसोई का तो रोज का ही है ये। अरे जब दोनों हमशक्ल बहनें एक साथ रसोई में रह ही नहीं सकती तो फिर बार बार एक साथ रसोई में जाती क्यों हो? माँ, मैं तो यहाँ पहले से ही थी, ये खुद ही जो बाद में मेरे पीछे पीछे आई थी और ऊपर से मेरे ऊपर हुक्म चला रही है।
अब बताओ, ऐसे मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मैं तुझसे पूरे 2 मिनट बड़ी हूँ, इसलिए ना थोड़ा तमीज में बात कर। मुझसे तू छोटी है। 2 मिनट ही बड़ी है, कोई 2 साल नहीं जो तेरे पैर धोकर पीऊं मैं। हम दोनों हम शक्ल ही हैं। 2 मिनट का फर्क भी कोई फर्क होता है भला? आई बड़ी। अरे यहाँ अभी मैं खड़ी हूँ तो कितनी लड़ाई कर रही हो तुम दोनों। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब तुम दोनों क्या एक दूसरे का सर फोड़ दोगी? बोलो। गलती जिसकी ही हो वो ही माफी मांगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बिना बात के मैं क्यों लपेटे में जाऊं? हाँ, और वो गलती सीमा की है। अरे जब ये रसोई हम दोनों हमशक्ल बहनों की है तो मेरे लिए चाय बना ही देती तो घट थोड़ी जाती। बस करो, रसोई को जंग का मैदान बना कर रख दिया है। दोनों प्यार से खाना बना सकती हो तो ही रुकना यहाँ, वरना दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, समझी? भारती की डांट से दोनों लड़ाई करना तो बंद कर देती हैं, लेकिन क्या फायदा। एक दिन की ही शांति थी, क्योंकि अगले दिन तो ये सब फिर से होना ही था। इसीलिए भारती के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरह दोनों कई बार लड़ाई कर चुकी थी। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रीमा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के की माँ शारदा और लड़का राजन दोनों के लिए चाय लेकर वहाँ सीमा आती है। हमशक्ल होने की वजह से उस समय कोई पहचान नहीं पाता और शारदा कहती है, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है और जिस तरह से रसोई में इतना अच्छा चाय नाश्ता लेकर आई है ना, हमें तो पूरा यकीन है कि इसकी रसोई भी उतनी अच्छी होगी। जी जी, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरी दोनों बेटियों में से रीमा ही है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप उसकी रसोई को एक बार देख लोगी तो खुद ही समझ जाओगी अच्छे से। हमें तो बहुत ही खुशी है कि आपकी बेटी की रसोई का खाना हमें खाने को मिलेगा। सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीमा सर खुजाने लगती है। ये देखकर राजन कहता है, आंटी जी, ये सर खुजा रही है। रीमा बेटा, तो रीमा ही है ना? कहीं फिर से रसोई से सीमा तो नहीं निकल कर आ रही है रीमा के बदले? जी, आपकी ये बेटी है, आप पहचान नहीं सकते क्या जो अपनी बेटी से पूछ रही हो? जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात ये है ना कि मेरी दोनों बेटियां ना हमशक्ल हैं और हमशक्ल बेटी की रसोई में ये बताना कि खाना किसका है जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता और दूसरी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। यहाँ बातें चल रही थी कि इतने में वहाँ पर रीमा भी आ जाती है और कहती है, जी नमस्ते। हाँ, माँ सही बोल रही है। आप जिसकी रसोई की तारीफ कर रही थी ना, वो मेरी ही रसोई थी। हम दोनों जुड़वा बहनों की रसोई में बस मुझे ही अच्छे से खाना बनाना आता है। क्या यार रीमा, तेरे लिए रिश्ता आया था। मैं जानती हूँ कि हम दोनों हमशक्ल बहनों की रसोई है, लेकिन ये बात तो तू भी अच्छे से जानती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और जब मैं झूठ बोलती हूँ तो फंस ही जाती हूँ। लेकिन आज जब नहीं फंस रही थी तो थोड़ी देर रुका नहीं गया तुझसे। अच्छा, तो अब तक तुम दोनों मिलकर हमशक्ल बहनों की रसोई के मजे ले रहे थे। वैसे जो भी कहो, मुझे तो दोनों हमशक्ल बहनों की रसोई काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि दोनों के साथ से ही ना आपके घर की रसोई में रौनक होती है। शारदा को भी दोनों बहनों की रसोई बहुत पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों हमशक्ल बहनों की रसोई तो होती है, लेकिन अलग अलग घरों में। ये कहानी है रवि की, जो कि बहुत ही मासूम और डरपोक होता है। वो अपने दिल की बात बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाता था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन उसकी सोसाइटी में एक सुंदर सी लड़की आती है जिसका नाम रिधिमा था। अगले दिन सुबह ही रिधिमा उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाती है। तभी रवि भी कुछ देर बाद वहाँ अपने हाथों में अपने डॉगी जिमी को लेकर वॉक कर रहा था कि तभी उसकी नजर रिधिमा पर पड़ती है और पहली ही नजर में रवि को रिधिमा पसंद आ जाती है। कुछ देर बाद रवि के कुछ दोस्त थे, वो भी पार्क में आते हैं और उनकी नजर भी रिधिमा पर पड़ती है। तो रवि का दोस्त मोहित उससे कहता है, अरे भाई ये देख, लगता है सोसाइटी में कोई नई लड़की आई है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने इतनी सुंदर लड़की को देखा ही नहीं है। ओए, तुम लोग ध्यान से सुन लो, इस पर किसी की भी नजर नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी भाभी है, भाभी। रवि की बात को सुनकर रवि के सब दोस्त हंसने लगते हैं और हंसते हुए रवि से कहते हैं, अबे तेरे बस की है कि तू उसको जाकर ये बात बोल पाए कि तू उसको पसंद करता है। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा मुझे किससे कैसे बात करनी है। अभी तो आई ही है वो। ऐसे ही समय बीतता है। अब तो रवि सारा समय रिधिमा के ख्यालों में खोया रहता था और जल्द से जल्द अपनी पड़ोसन से बात करने की कोशिश में लगा रहता था। वो रिधिमा के ख्यालों में खोया ही होता है
कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। अरे यार, ये अब कौन आ गया? बढ़िया पड़ोसन के ख्यालों में खोया हुआ था। रवि जाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने दरवाजे पर उसकी नई पड़ोसन रिधिमा ही है। उसको दरवाजे पर देखकर रोहित बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बहुत हिम्मत करके बोलता है, अरे आप यहाँ ऐसे? आइए ना, अंदर आइए। रिधिमा घर के अंदर आती है और रवि से कहती है, दरअसल मुझे चीनी चाहिए थी। घर पर कुछ मेहमान आए हैं तो मम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया। तो आपके पास चीनी होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी लेकर आता हूँ। रवि रसोई से जाकर चीनी लेकर आता है और रिधिमा को देता है। रिधिमा उससे उसका नाम पूछती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब तो रवि दिन भर बस अपनी पड़ोसन रिधिमा पर ही नजर रखने लगता है। रिधिमा बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की होती है। वो छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी और रवि उतना ही शर्मीला था। एक दिन रिधिमा छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब जा रही थी कि तभी सामने से रवि पूजा की थाली लेकर संध्या आरती के लिए मंदिर जा रहा था। दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। रवि की पूजा की थाली पूरी जमीन पर गिर जाती है। रिधिमा रवि से कहती है, सॉरी सॉरी रवि, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं जल्दी में थी। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? रिधिमा रवि की पूजा की थाली उठाने लगती है कि तभी रवि रिधिमा से बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आप ये सब छोड़िए, मैं इन्हें उठा लूंगा। आप जाइए, आपको देर हो रही है, ये मैं कर लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और रिधिमा वहाँ से चली जाती है और क्लब जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है, ड्रिंक करती है। रिधिमा क्लब से आ रही थी। लेट नाइट रवि सोसाइटी में अपने डॉगी जिमी को वॉक करवा रहा था। कुछ देर बाद रिधिमा सोसाइटी में आती है कि तभी रवि का डॉगी जिमी रिधिमा को देखकर तेज तेज भौंकने लगता है। रवि जिमी को कंट्रोल कर ही रहा होता है कि तभी रिधिमा कहती है, अरे दूर करो इसको मुझसे, देखो कैसे भौंक रहा है मुझे देखकर। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसको दूर करो मुझसे। नहीं नहीं, तुम डरो मत, कुछ नहीं करेगा ये तुम्हें। अभी ये तुम्हें जानता नहीं है, बस इसलिए ऐसा कर रहा है। अब बाकी मैं हूँ ना, तुम डरो मत। कुछ देर बाद जिमी अपने आप ही शांत हो जाता है। रवि रिधिमा को उसके घर तक छोड़ कर आता है। रिधिमा रवि से कहती है, थैंक यू रवि। ऐसे ही समय बीतता है। अब तो रवि दिन भर अपनी खिड़की से अपनी पड़ोसन रिधिमा को देखते रहता। ऐसे ही एक दिन रवि रिधिमा को खिड़की से देख रहा था कि तभी रवि देखता है कि रिधिमा के घर में कुछ लड़के हैं जिनके साथ वो बहुत हंस रही है। रवि अब अपनी खिड़की के ही चक्कर काटने लगता है और अपनी पड़ोसन रिधिमा पर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद रवि को खिड़की पर कोई नजर नहीं आता। रवि घर से बाहर निकलता है और कुछ देर बाद रिधिमा के घर से वो लड़के बाहर आते हैं। रिधिमा उन लड़कों से कहती है, बाय भैया, अपना ख्याल रखना और जल्द ही दोबारा आना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रिधिमा की ये बात सुनकर रवि मन में कहता है, ओ अच्छा, तो ये रिधिमा जी का भाई है। ओहो, मैं खामखा ही इतनी चिंता कर रहा था। मैं सच में आज बहुत डर गया था। रवि ये सब मन में सोच ही रहा था कि तभी रिधिमा रवि को आवाज देते हुए उससे कहती है, रवि, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी काम से आया था, हो गया काम तो। अच्छा, तो तुम क्या अभी बिजी हो या फ्री? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें आज लंच पर इनवाइट करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो कोई तो। अरे नहीं नहीं, अपनों के साथ तो समय का पता ही नहीं चलता। आप पहली हो जिससे मेरी इतनी बात हुई है और हमारी पड़ोसन हो, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। अब कुछ देर में रवि रिधिमा के कहने पर उसके घर लंच पर आता है। रिधिमा की माँ दोनों को एक साथ खाना परोसती है। दोनों साथ में लंच करते हैं। रिधिमा की माँ विमला रवि से कहती है, रवि बेटा, खाना कैसा बना है? आज पहली बार तुम्हें रिधिमा के साथ देखा। हाँ हाँ आंटी, खाना काफी अच्छा है। पड़ोसन भी सुंदर है और उसका घर भी। रवि बेटा, क्या कहा तुमने? क्या मन में बोलते रहते हो? कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ नहीं आंटी, बस ये कहा कि खाना बहुत अच्छा है। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। कुछ देर बाद रवि
रिधिमा के घर से लंच करके वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। रिधिमा को अब रवि पसंद आने लगा था, लेकिन वो चाहती थी कि रवि खुद आकर उससे उसके प्यार का इजहार करे। एक रोज रवि पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंचता है कि तभी वो वहाँ पर रिधिमा को देखता है किसी दूसरे लड़के के साथ। रिधिमा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में माला थी। रवि ये सब देखता है और रिधिमा के पास जाकर उससे बोलने लगता है। रिधिमा, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें क्या बताना था इसमें? मुझे ये लड़का पसंद था और इसको मैं पसंद थी, तो हमने शादी कर ली। और मेरा क्या? मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ उसका क्या? तुमने एक बार भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा? लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे आकर भी तो नहीं कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। अब मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हें क्या लगा तुम पड़ोसन पर नजर रखोगे और पड़ोसन को खबर तक नहीं होगी? मुझे तो बस सब कुछ तुम्हारे मुंह से निकलवाना था, जिसके लिए मुझे ये सब झूठ और ड्रामा करना पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया रिधिमा। तुम्हें पता भी है कितना डर गया था मैं। मुझे तो लगा तुमने सच में शादी कर ली। दोनों ही अब एक दूसरे को अपनी मन की बात बता देते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। रिधिमा ये बात अपनी माँ को बताती है। दूसरी तरफ रवि भी अपनी माँ को रिधिमा के बारे में सब कुछ बताता है। रिधिमा की माँ विमला रिधिमा से कहती है, अच्छा, तो ये वही रवि है जो उस दिन घर पर आया था। लड़का तो अच्छा है, मुझे भी पसंद है रवि। दूसरी तरफ रवि की माँ कमला रवि से कहती है, तू इतना शरीफ है, चलो तुझे किसी लड़की ने पसंद कर ही लिया, बाकी तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं था। वो इस रिश्ते से खुश थे। रवि और रिधिमा की शादी पूरे विधि विधान के साथ उनके परिवार वाले करवा देते हैं। अनुराधा और उसका पति दीपक बहुत अमीर थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके घर में काम कर रही गीता और उसका पति हरीश बहुत गरीब थे। एक दिन देर रात जब वो अपने घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तभी वो एक दूसरे से कहते हैं, सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? बारिश तो बहुत तेज हो रही है और घर कैसे जाएंगे? वैसे ही बहुत देर हो गई है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, पता नहीं कैसे अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई। हमारे पास इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम थोड़ी देर यहीं खड़े होकर इंतजार करते हैं। बारिश रुक गई तो ठीक, वरना भीगते हुए घर जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा जी, आपके पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है ना, इसलिए आप फिर से बीमार होने की सोच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो आप बीमारी से उठे हैं। जब मुंह खोलती हो तो उल्टा ही बोलती हो यार। तुम्हें क्या लगता है मैं जानकर बीमार पड़ा था? मुझे मजा आता है अपने पैसे खर्च करने में। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। हरीश और गीता आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनका मालिक दीपक ऑफिस से घर आता है। मालिक की गाड़ी देखते ही दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी दीपक गाड़ी से निकलकर उन लोगों से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? अभी तक अपने घर क्यों नहीं गए? बहुत लेट हो गया है। वो मालकिन ने हमें कुछ काम करने को कहा था, तो वही करते करते देर हो गई और समय का पता ही नहीं चला। और जब हम काम खत्म करके घर जाने के लिए निकले तो ये बारिश शुरू हो गई और देखिए ना, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तुम दोनों को ज्यादा पता है क्या कि बारिश रुकने वाली है? ये बिन मौसम बरसात है, इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली है। वैसे भी बहुत रात हो गई है। दोनों मेरे साथ घर के अंदर चलो और आज रात यहीं रुक जाओ। अब सीधे कल शाम को ही घर जाना। अब मालिक, हम और आपके घर में रहेंगे? हाँ तो क्या हुआ, पूरे दिन नहीं रहते हो क्या? जब पूरे दिन रह सकते हो तो फिर रात को रुकने में क्या बुराई है? चलो दोनों अंदर। दीपक की बात सुनकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद दीपक अपने कमरे में चला जाता है और गीता और हरीश रसोई में चटाई डालकर जमीन पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद दीपक पानी लेने के लिए रसोई में आता है और दोनों को जमीन पर सोते देखकर उन्हें उठाते हुए कहता है, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, बाहर इतना मौसम खराब है और तुम दोनों हो कि जमीन पर सो रहे हो।
तबीयत खराब हो जाएगी दोनों की। इतने टाइम से तुम लोग इस घर में काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि गेस्ट रूम कहाँ है? पता है मालिक। पता है तो जाओ वहाँ और सो जाओ। बिना बात के अपनी रात काली कर रहे हो दोनों। पहले मेरे कमरे में पानी रख दो, उसके बाद जाना। जी आप कमरे में जाइए, मालिक मैं अभी पानी लाकर देती हूँ। दीपक इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद गीता उसके लिए पानी लेकर उसके कमरे में जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरीश गेस्ट रूम में जाकर सोने के लिए जैसे ही बेड पर लेटता है तुरंत सो जाता है। कुछ देर बाद गीता जब कमरे में आती है तो अपने पति को आराम से अमीरों के मखमल के गद्दे पर सोता देखकर कहती है, आप तो आते ही सो गए, लगता है आपको अमीरों का गद्दा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। यार इतना मखमल का गद्दा पाकर किसको नींद नहीं आएगी। आज मालिक की वजह से हमें अमीरों के गद्दे पर सोना नसीब हो गया, वरना आज तक हमें इस मखमल के गद्दे पर बैठना भी नसीब नहीं हुआ, तो सोना तो बहुत दूर की बात है। वैसे हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। मालकिन चाहे कितनी भी खड़ूस हो, लेकिन मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं समझते, तभी तो उन्होंने हमें अमीरों के गद्दे वाला बिस्तर दिया है सोने के लिए। करना चाहते तो हमें भी जमीन पर सोने दे सकते थे। हाँ वो है, अब मुझे सोने तो दो। हम अपने गरीब वाले गद्दे पर तो रोज सोते हैं, ये अमीरों का मखमल का गद्दा रोज थोड़ी ना मिलेगा। अगले दिन अनुराधा सुबह के समय पूजा करके आरती दिखाते हुए गेस्ट रूम में जाती है और अपने दोनों नौकरों को आराम से अमीरों के बिस्तर पर सोता देखकर गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम अमीरों के बिस्तर पर सोने की? जहाँ तुम्हारी बैठने की औकात नहीं है, वहाँ तुम दोनों आराम से सो रहे हो। अब माफ करिएगा मालकिन, लेकिन हमें मालिक ने ही कहा था कि हम दोनों यहाँ सो जाए, क्योंकि कल रात को बारिश इतनी थी कि हम घर ही नहीं जा पाए। हाँ तो रसोई में सो जाते ना चटाई लगाकर। हम अमीरों के गद्दे पर सोने की क्या ही जरूरत थी। अब उठो यहाँ से और बिस्तर की चादर से लेकर तकिए तक सब बदलो। जी मालकिन, हम अभी कर देते हैं। गीता की बात सुनकर अनुराधा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हरीश गार्डन में जाकर पौधों को पानी देने लगता है। वहीं गीता बिस्तर ठीक करके रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद शाम को दोनों अपने घर लौट आते हैं और खा पी कर जब सोने के लिए अपने गद्दे पर लेटते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। दोनों करवट बदलते रहते हैं। कुछ देर बाद हरीश उठकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, एक दिन अमीरों के गद्दे पर क्या सो गए, अब हमें अपने गरीब गद्दों पर नींद ही नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों? आएगी भी कैसे जी, कहाँ वो अमीरों का मखमल फॉर्म से बना हुआ मुलायम साफ सुथरा गद्दा, और कहाँ ये गरीबों का फटे पुराने कपड़ों से बनाया हुआ पत्थर जैसा गद्दा। दोनों में कितना अंतर है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या हम लोग उनके जैसा गद्दा नहीं ला सकते हैं? आप ना ये बेकार के सपने देखना बंद कर दीजिए। मुझे तो कहते हैं कि जब मुंह खोलती है बस उल्टा ही बोलती है, लेकिन आप कौन सी सीधी बातें कर रहे हैं। अपने शरीर को ज्यादा आराम प्रस्त मत बनाइए और सो जाइए। सुबह अगर काम पे देरी से पहुँचे ना तो मालकिन जान ले लेगी। गीता की बात सुनकर हरीश निराश मन से दोबारा लेट जाता है और अपने गरीब गद्दे पर ही सोने की कोशिश करता है। समय बीतता है। तभी एक दिन अनुराधा और दीपक घूमने के लिए जाते हैं, साथ ही अपने नौकर हरीश और गीता को भी लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद सभी एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां अनुराधा बैठने के लिए एक एयर मैट्रेसेस लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हरीश और गीता अपने हाथों से बनाया हुआ पतला सा गद्दा लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा हंसते हुए कहती है, तुम गरीबों को ये गद्दा लाने की क्या ही जरूरत थी? तुम लोगों को तो वैसे भी जमीन पर बैठने की आदत है। अनुराधा, तुम अपने नौकरों की इंसल्ट करने के लिए अपने साथ लाई हो क्या? और तुम्हें क्या मतलब है कि वो जमीन पर बैठे हैं या अपने हाथों से बनाए हुए गद्दे पर? तुम्हारे गद्दे पर तो नहीं बैठे हैं ना? बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये हमारे गद्दों पर बैठ सके। इनके लिए इनके गरीब गद्दे ही ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हारा ये अमीर वर्सेस गरीब के गद्दों का टॉपिक खत्म हो गया हो तो कुछ खा पी लो, भूख लगी है मुझे। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले आप इस हवा वाले गद्दे में मशीन से हवा भरिए ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। और गीता, तुम तब तक गाड़ी से खाने का सामान निकाल लाओ। जी मालकिन, अभी लेकर आती हूँ। गीता इतना कहकर हरीश के साथ गाड़ी से खाने का सामान निकालने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक एयर पंप के जरिए गद्दे में हवा भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें छेद होने के कारण उसमें हवा नहीं भर पाती।
तब तक गीता और हरीश भी खाना लेकर आ जाते हैं और तभी दीपक कहता है, देखो मुझे लगता है तुम्हारे इस एयर मैट्रेस में कहीं छेद है जिसकी वजह से हवा पास हो रही है, इसलिए तुम्हारा गद्दा तैयार नहीं हो पा रहा है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ गरीब के गद्दे पर बैठो या फिर जमीन पर, मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि गरीबों से परेशानी तुम्हें है, मुझे नहीं। दीपक इतना कहकर आराम से अपने नौकरों के गद्दे पर बैठकर खाना खाना शुरू करता है और अनुराधा के बहुत कोशिश करने के बाद भी जब एयर मैट्रेसेस में हवा नहीं भरती तो आखिर में उसे भी गरीब के गद्दे पर ही बैठकर खाना पड़ता है और अमीर का गद्दा धरा का धरा रह जाता है।